अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एपीपी स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, और प्लाज्मा की बहुत बात हो रही है। प्लाज्मा डोनेशन के बारे में काफ़ी सुनने में आ रहा है, इसके ऊपर भी आज तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला। डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। प्लाज्मा काफ़ी सुनने में आ रहा है, आखिर ये प्लाज्मा है क्या और कौन कौन इसको डोनेट कर सकता है? लेकिन मेरे ख्याल है सबसे पहले प्लाज्मा है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। देखें जी, जो हमारा खून होता है जी जी। उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसका सॉलिड हिस्सा होता है ओके। और एक लिक्विड हिस्सा होता है। तो जो सॉलिड होता है वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलके बनता है। ठीक है। और प्लाज्मा जो होता है, ये सारे सॉलिड सेल्स जो हैं ये एक लिक्विड प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। अच्छा। तो जब लोगों से हम ब्लड डोनेशंस लेते हैं तो उसको एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूज, यानी कि उसको तेज़ी से घुमाते हैं खास अच्छा। रोटेशंस पर मिनट पे, और उससे जो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं ये वो ये अलग एक हो जाते रेगुलर चीज़ है जो हैं। जी आपने जी टर्मिनोलॉजी बताई। जी। अच्छा, ठीक ये है। हम आम दिनों में भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं और अच्छा, कंडीशंस के मतलब लिए ये कोई भी। नई चीज़ नहीं है। नहीं, ये नई चीज़ नहीं है। ये देखें, इसके बाद हम इम्यूनिटी पे बात करेंगे। श्योर श्योर। तो ये जब आपने उनको दो हिस्सों में अलग कर लिया, इस प्लाज्मा में जो रिच फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, यानी कि जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड केमिकल्स होते हैं, ठीक है। वो सारे प्लाज्मा में अलग हो जाते हैं और सॉलिड सेल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए जो लोग जिनको खून की बहुत कमी होती है उनको आरसीसीज या रेड सेल कॉन्सेंट्रेट्स लगते हैं। तो प्लाज्मा अलग करके प्योर रेड सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिए जाते हैं। ओके। क्योंकि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड प्रोटीन्स आ जाती हैं और केमिकल्स डेवलप हो जाते हैं, तो इसके अंदर फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी होती है जी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ये हम अपने जिस्म में ख़ास तौर पे अब हम स्पेसिफिकली बात करें वबाई अमराज के बारे में। कोई भी ऐसे जरासीम जो इंसानी जिस्म के अंदर किसी भी रास्ते से दाखिल हों और फिर हमारा जिस्म हर स्पेसिफिक जरासीम के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप करता ठीक है। है। तो इस पर्टिकुलर वायरस के केस में, क्योंकि कॉन्टेक्ट सारा यही है, ये वायरस जब लोगों की बॉडी में एंटर होता है तो उनकी बॉडी इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देती है। फाइन। हर बाहर से आने वाली चीज़ वो कोई जरासीम भी हो सकता है, और वो एलर्जीज़ वगैरह के केसेस में डस्ट पार्टिकल्स और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है। उनको हम एलर्जेंस या एंटीजेंस कहते हैं। सही। उनके मुकाबले में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। ओके। तो प्लाज्मा इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़। ठीक है। अब हम लोगों को दो तरीके से इम्यूनाइज कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि एक शख्स के जिस्म में किसी जरासीम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की एंटीबॉडीज़ नहीं मौजूद, तो ठीक है। हम उसको नहीं मौजूद या वीक है? या वीक हैं, या लेट्स कंसिडर के मौजूद है ही ही नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि उसका उस जरासीम से पहले कभी राब्ता नहीं हुआ, तो उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी लाने का एक तरीका ये है कि उस शख्स को वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन क्या होता है कि वही जरासीम उसकी ताकत और बीमारी पैदा करने की सलाहियत को कम करके केमिकल्स से इंटरेक्शन करा के वो वायरस या वो बैक्टीरिया बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ओके। लो डोजेस पे, और फिर उन लो डोजेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवली एंटीबॉडीज़ बना देती है। ओके। ठीक है। और दूसरा तरीका जो है ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन का, वो बीमार होना है कि अगर आपको वो जरासीम लग गया तो आपकी बॉडी ने फिर ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट लगा ली, ठीक है। बना ली अपनी जो एंटीबॉडीज़ हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि कोई शख्स है जो इतना बीमार है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ब्रेकआउट पे चला गया, वो काम नहीं कर पा रहा, कोई मेडिसिन असर नहीं कोई करी, मेडिसिन वैक्सीन असर, नहीं उसकी कर अपनी रही। क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने हार मान लिया ना भाई। अच्छा, ठीक है। तो होगा ये कि जिस शख्स ने उस वायरस को हरा दिया है उसका खून ले लिया जाएगा, उसमें बनी हुई है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रॉस मैचिंग ब्लड की, क्योंकि आपको पता है कि अगर गलत खून की बोतल लगा दी जाए तो उससे फिर खून के अंदर इंटरेक्शन हो जाता है। क्रॉस मैचिंग ब्लड की से मुराद आपका क्या क्रॉस है? मैचिंग आप से क्या ब्लड ग्रुप की बात जी, कर रहे हैं? अच्छा, ग्रुपिंग की, ठीक है। और फिर वो प्रोटीन्स को भी क्रॉस मैच करते हैं जो ओके। केमिकल्स के थ्रू मालूम किया जाता है लेबॉर्ट्री में। ठीक है। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि प्लाज्मा बेसिकली है क्या। कौन से ऐसे बंदे हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? देखिए, जो लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं
और उसके बाद रिकवर कर गए। रिकवरी के लिए हमें फिर कुछ सबूत भी चाहिए, क्योंकि हवा में बातें नहीं होती। बिल्कुल। तो क्योंकि सुनने में आ रहा है, क्योंकि हमने अक्सर मैसेजेस भी देखे हैं डॉक्टर के भी और हुकूमत की तरफ से भी कि जो लोग सेहत याब हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें, लेकिन अभी तक हमारे पब्लिक को पता नहीं है कि प्लाज्मा बेसिकली होता है। अभी तक लोग ये समझे कोई ऑर्गन टाइप का है, ब्लड डोनेट। जी ब्लड डोनेशन है। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करिएगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हर बंदा क्या डोनेशन दे सकता है प्लाज्मा जो की भी या नहीं? इस बीमारी से रिकवर कर जाता है ठीक है। और अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बना लेता है। नहीं, आपने कहा सबूत। सबूत उसका ये है कि एक एंटीबॉडीज़ का टेस्ट अब एंटीबॉडी, मार्केट में अच्छा, अवेलेबल है। ठीक है। वो टेस्ट जब आप रन करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाती हैं, इसका मतलब है कि उस शख्स ने इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी में डेवलप कर ली हैं। ओके, ठीक है। और साथ में उसका पीसीआर टेस्ट होता है, वो जो बड़ा तकलीफ दे नाक से लेके करते हैं, अच्छा, वो वाला टेस्ट। ज़्यादा तकलीफ दे तो नहीं होता मुझे? जो मतलब ये कि देखें जी, मैं तो कहूँगा नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है बिल्कुल। वो समझता है तकलीफ ठीक है। को। तो वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव अगर आता है तो उसका मतलब है कि ये बंदा फैलाने की सलाहियत रखता है अभी। जब अच्छा। पीसीआर नेगेटिव हो जाए और सिर्फ एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो जाएं, तो इसका मतलब है कि ये शख्स अब स्प्रेड नहीं कर सकता, लेकिन ये इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत दूसरे लोगों के काम आ सकती है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदे को कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल कोविड-19 उसका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, फिर कुछ अर्से बाद उसका नेगेटिव आ चुका है, तो ये इम्कान है कि उसको दोबारा हो सकता है या उससे दूसरे को स्प्रेड भी हो सकता है? जी देखिए, बात ये है क्योंकि एक मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि एक हमारी सोसाइटी में भी हमने सुना है, अपने दोस्तों से भी बात करते हुए, कि अगर किसी बंदे का नेगेटिव आ गया तो बस उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि दोबारा नहीं होगा इसको। देखो, पहली बात यह है कि ये नया वायरस है, हम अच्छा। सीख रहे हैं इसके बारे में। ओके। हमारा लर्निंग प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग। और हर चीज़, मतलब जो बीमारियां जिनको हम हज़ारों साल से जानते हैं, उनके बारे में भी हम नई बातें मुस्तकिल सीखते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुदरत का और अल्लाह का निज़ाम इतना बड़ा है कि कोई भी इसमें मुकम्मल इल्म रखने की कोई शक वो नहीं कर बिल्कुल। सकता। सच्चा इल्म जो होता है वो आपको और छोटा करता जाता है रिलेटिव टू अल्लाह की कायनात। बिल्कुल। उसके बाद ये है भाई कि ये वायरस अपेरेंटली दोबारा लग सकता है, अच्छा। लेकिन जो इसका दूसरा एपिसोड होगा या सब्सिक्वेंट एपिसोड्स होंगे, वो उतने ख़तरनाक और जानलेवा नहीं होंगे जितना पहले था। जितना पहले थे। उसकी वजह यह है कि उस शख्स ने अपने अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं। तो अब जब वो वायरस आएगा ना, देखें पहले उसके पास फ़ौज ही नहीं थी ना दुश्मन से लड़ने को। अब उसने एक छोटी सी फ़ौज तैयार कर ली है। डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, हाँ जी। डिफेंसलेस था। अब उसकी बॉडी में उसकी अपनी फ़ौज खुद कफ़ील हो गया। वो छोटी है, बड़ी है, वो एक और डिबेट है। ओके। फिर अब जब वो दुश्मन आएगा ना, तो हिज बॉडी विल बी रेडी। जैसे ओके। फ्लू आपको हर सीज़न में जी। जो है वो हो जाता है, बिल्कुल। तो वो इसीलिए होता है कि उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, तो आपको होता है, उसके माइल्ड ऑटोमेटिकली सिम्टम्स रिकवर होते भी कर हैं एंड जाता यू है। रिकवर। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। श्योर श्योर, बिल्कुल। जब यूरोपियंस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और वहाँ पे नेटिव अमेरिकन रहते थे, तो उनकी तकरीबन 90% आबादी उन जरासीम से मर गई नेटिव अमेरिकन की, जो यूरोपियंस ने कैरी किए वहाँ अच्छा। पे। तो उनको आप समझ रहे हैं कि एक नस्ल कुशी के लिए उनको ज़्यादा बारूद असले की ज़रूरत नहीं पड़ी। जरासीम ने ही जो वो नेटिव अमेरिकन थे, जिनको गलत उलाम में आप रेड इंडियंस कहते हैं, बिल्कुल। उन बेचारों की पॉपुलेशन को बड़ा वाइप आउट किया। अच्छा, ठीक है। प्लाज्मा की तो काफ़ी हद तक बात हो चुकी है। अच्छा ये बताइएगा, क्या जिस बंदे में एंटीबायोटिक्स, आपने ये तो अब चीज़ क्लियर होगी कि जिस बंदा ने रिकवर कर लिया है वही डोनेट कर सकता है। अच्छा, ब्लड ग्रुपिंग की भी हमने बात कर ली। जिस बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी लो है या किसको कोई एलर्जीज़ हैं, क्या वो डोनेट कर सकता है? देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, अच्छा। कोई एनीमिक है जिसमें खून की कमी है, कोई अबव 60 है, कोई अंडर 18 है, ये लोग आम हालात में भी ब्लड डोनेट नहीं करते। ओके, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी इन लोगों को जो है वो उसमें देखें। दूसरी बात ये है कि हर कोरोना के पेशेंट को प्लाज्मा की इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा। ज़्यादा देखें ना, लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि जो अगर प्लाज्मा से तकरीबन 85% जो है वो पेशेंट रिकवर होता है। 85% जी। इंतहाई क्रिटिकल लोग, ओके। ये उन लोगों के लिए है जो आईसीयूज़ में एडमिटेड हैं। ठीक आप है। ये भी समझोगे कि ये सारे एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं अभी।
ये जितनी आप नई नई ड्रग्स के नाम सुन रहे हो, ये लोगों के ऊपर जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल। तो हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं अच्छा। कि लोगों की जान बच सके। ये समझें कि तकरीबन 30% लोग इस बीमारी में एसिम्टोमेटिक हैं, उनको कोई अलामत नहीं है, कोई दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम कुछ भी नहीं है। वो वायरस का स्प्रेड भी कम डोजेस में करते हैं। अच्छा। वो ख़तरनाक शायद इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये आदमी इस खांस बंदे नहीं को रहा, है या नहीं। चीख नहीं रहा, तो वो आपको स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि किसी बंदे में अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसको भी कोरोना हो सकता है। जी बिल्कुल। तो फिर उसमें तो हर बंदा ही मशकूक है। देखिए, उसमें अब उसको बीमार नहीं कहेंगे आप, उसको आप इन्फेक्टेड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बड़ा नंबर जो है, वो जो तकरीबन जो है 60% लोग जो हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। ओके। यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो बुखार हुआ, बॉडी एक्स हुए, वीकनेस हुई, खांसी हुई, एंड देन दे रिकवर। ठीक उसको है। हम दवाई दें या बाज़ कंडीशंस में ना भी दें, वो रिकवर कर जाते हैं। ओके। दवाइयाँ देने के दो मेन मकासद होते हैं। एक मकसद तो ये है कि ये जो इसकी तकलीफ़ है इस शख्स की, वो कम से कम कर दी जाए जितने दिन ये इस बीमारी से गुजर रहा है। और दूसरा मकसद ये कि किसी किस्म की पेचीदगी ना डेवलप हो, कि वो निमोनिया की तरफ या और जो इसकी पेचीदगियाँ हैं, ब्लड क्लॉटिंग के मसाइल हैं, उनकी तरफ ना जाए। तो इसलिए कुछ दवाइयाँ हम प्रोफाइलैक्टिकली और कुछ दवाइयाँ जो हैं हम वो इलाज के तौर पे या तकलीफ़ कम करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा व्यूवर्स। यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे थे प्लाज्मा के बारे में। डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लाज्मा पे हमने काफ़ी कुछ बात कर ली कि बेसिकली ये होता क्या है। कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या फ़र्द हैं जो डोनेट नहीं कर सकते? ख़ास डिजीज़ेज़ वाले हों, एलर्जी पेशेंट, क्या ऐसे कोई है? देखो, एलर्जी में तो कोई ख़ास वो रुकावट नहीं है। ओके। लेकिन अगर किसी के खून में ऑलरेडी कोई ऐसी अमराज हैं जो दूसरों को खून के ज़रिए इंतकाल होता है, जिनका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, ये सारी बीमारियों वाले नहीं कर सकते। अगर किसी में खून की ऑलरेडी कमी है, वो नहीं कर सकता। यूजुअली जो 18 साल से छोटे लोग होते हैं वो नहीं करते। 60 के ऊपर जो लोग होते हैं उनसे आप डोनेशंस नहीं लेते। तो ये आम वो कंडीशंस हैं जिनमें नहीं देते ब्लड, ठीक है। कोई किसी भी लिए नहीं देते। अच्छा ठीक है। वैसे एक बंदा कितना ब्लड देता है तो उसमें से कितने बंदे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? क्या देखिए, एक बॉटल से एक ही बंदा मुस्तफ़ीद होगा? नहीं, आप जब एक बॉटल पूरी ब्लड की डोनेट कर देंगे, अच्छा। तो देखें प्लाज्मा जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि चखना होता है, खाना नहीं होता। अच्छा ठीक ठीक है। है। तो उसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी या हैवी डोजेस नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है। ओके उसकी ओके। जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लड ही जैसे जैसे खून की बोतल फिल्मों में लगती है वैसे नहीं अच्छा लगेगी वैसा नहीं है। प्लाज्मा की ठीक है बोतल। ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा सा होगा प्लाज्मा। उसका मकसद जो है ना, वो इंसान को भर नहीं देना। ओके उसका मकसद ठीक है है। कि उसकी बॉडी में सिर्फ एंटीबायोटीज। एंटीबॉडीज फौरी तौर पे हम एक धक्का दे दें उनका। ठीक है। ठीक है, बूस्ट अप कर दें। बूस्ट अप कर दें उसकी इम्यूनिटी को, और ऐसी जो केमिकल्स उसकी बॉडी अब तक नहीं बना पाई थी, वो हमने बाहर से उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर ठीक हो दी, गया। ताकि वो किसी और की मांगी हुई एंटीबॉडीज जो हैं वो जाके लड़ लें जरासीम से। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो डोनेशन है इसमें कोई टाइम गैप है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एक बंदा अगर एक दफ़ा प्लाज्मा दे चुका है तो 15 दिन के बाद, 2 वीक्स के बाद दोबारा दे सकता है। देखिए, ऐसी मिथ्स हैं मार्केट में, लोगों के दिमाग में यही बातें हैं। यूजुअली ये होता है कि व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल फॉर अ ओके। डोनेशन, तो आपसे वो एक पूरी पाइंट ऑफ ब्लड ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। पाइंट ऑफ ब्लड लेने से ये होता है कि वो फिर उसमें से प्लाज्मा निकाल के, वो ब्लड बैंक का मतलब ये कि वो बैंक में फिर स्टोर्ड होगा, और जैसे जैसे पेशेंट्स आते जाएंगे वो आपको हर दफ़ा नहीं वहाँ जाना पड़ेगा। यानी कि आप एक दफ़ा जाते हो तो आपको एक ही दफ़ा आपसे निकल दे रिकवर दो कर ना, लिया जाता है। दे ठीक दो। है। ठीक है। ओके। अच्छा होता है। वैसे आम दिनों में भी हमारे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ जो है वो 120 डेज है, तो ओके। उसमें वैसे ही हमारे रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं। ठीक है। मैं तो 6 महीने साल बाद ब्लड दे देता हूँ माशाल्लाह, ऐसे तभी आप डोनेट कर हेल्दी देता हूँ। नज़र आ हाँ जी रहे भाई। हैं इसलिए। ठीक है। अच्छा तो ठीक है। वैसे एक पाइंट ऑफ ब्लड आप दे देंगे और वो जो है वो हो जाएगी। उसमें से जितने लोगों की डोजेज चाहिए होंगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मैचिंग ब्लड ग्रुप और सारी चीज़ें वो कर लेंगे। ओके। लेकिन ये कि अगर एक सिंगल पर्सन के लिए डोज ले रहे हैं, तो शायद वो आप थोड़ी सी अमाउंट दे के 15 to 30 डेज में
यू कैन गिव इट बैक, लेकिन ये भी आप समझेंगे कि ये एबनॉर्मल हालात हैं, ओके। ठीक है। और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत डोनेशंस की बढ़ती जाएंगी। तो एबनॉर्मल हालात में बाज़ जिस तरह औक़ात के जो है, केसेस हाँ सामने जी, आ रहे हैं, जिस तरह की बढ़ती हुई जी। तादाद आ रही है, तो ठीक है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो आप फिर एबनॉर्मल काम करते हैं और शायद आपको ज़्यादा भी डोनेट करना पड़ जाए, लोगों की जान बचाने के लिए थोड़ा सा रिस्क आप ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मकसद है, अगर एक दफ़ा खून की जो फुल बॉटल है एक बंदा दे देता है 450 ml, जैसे आपने जिक्र किया, जी तो उसके 6 महीने के बाद दोबारा दे सकते जी हैं। जी, दोबारा। चले, ठीक हो गया। तो फिर अगर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आम खून के देने की तरह है, तो लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? हर नई चीज़ से और हर उस चीज़ से जिसकी बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, ये हमारा नफ्सियाती डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम डरते हैं, अच्छा। ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ तुम नहीं गए पहले, हम्म। वहाँ जाते हुए सबकॉन्शियस आपका कहेगा भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये क्या करने जा रहे हाँ हो? जी, ये इसको इस मसले को हल करने के लिए अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी गुड। कि जितनी हम लोगों में अवेयरनेस पहुंचाएं और जितनी आम फहम तरीके से पहुंचाएं, ये एक मुश्किल काम है। हम्म। और क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट नो इट वेल इनफ। तो जो जितना सिंपली आप लोगों को ये समझा दें, देखें लोगों को जो है वो किसी चीज़ में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उनकी जनरल अवेयरनेस और उनकी जो कॉमन सेंस है वो इंटैक्ट रखे हुए उनको जो है वो अपने मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके। उनका राइट है कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को क्वेश्चन करें, सवाल पूछें कि ये किस कंटेक्स्ट में दे रहे हैं, और फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो उनको उन्हीं के इंटेलेक्ट के लेवल पे जाके वो बात समझाएं। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो ऊपर से गुजर जाती हैं, ठीक है, वो दे क्रिएट मोर मेरा कन्फ्यूजन। ख्याल है हमारी आवाम को भी आम फहम आम जी फहम जी। आवाम है हमारी, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझ जाती है उनको। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, एक और हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर एक बात फैलती आ रही है कि जितने ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टेस्ट की जो सलाहियत है वो बढ़ती जा रही है, उतने ज़्यादा केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो क्या मार्केट में पहले से इतने केसेस मौजूद थे? क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस, इट्स अलार्मिंग। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ जो हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी वो साइंस है जो बात करती है फैलने वाले अमराज की और फिर उनके बारे में मालूमात गैदर करके उस मालूमात को उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल ओके। करने की। एपिडेमियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ का। ओके। आइसबर्ग जो होता है भाई, वो आपको अगर टाइटैनिक देखी होगी तो वो एक बर्फानी तोदे से टकरा के डूब बिल्कुल गई थी, बिल्कुल। दैट वाज एन आइसबर्ग। आइसबर्ग बर्फ़ का तोदा होता है जो थोड़ा सा पानी के ऊपर होता है और बहुत सारा पानी के नीचे होता है, अच्छा। और वो ऊपर से आपको एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा होता है और असल में वो एक बहुत बड़ी बला होती है। और वही टाइटैनिक वालों ने कहा कि ये छोटा सा, इसको तो हमारी कश्ती हम निकल जाएंगे निकल इससे। जाएंगे, और वो जब नीचे से टकराया तो इट ब्रॉट डाउन द होल शिप। अच्छा। तो बीमारियों में भी ये होता है कि जो डॉक्टर्स के पास या जो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं सिम्टम्स के साथ लोग, वो उस आइसबर्ग की टिप होती है। असल जो बल्क होता है या बर्डन होता है बीमारी का, वो पानी के नीचे डूबा हुआ है। वो ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। वो वाले केसेस हैं जो सिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे आज नहीं, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, लेकिन अभी नहीं हुए। वो जैसे जैसे सिम्प्टोमेटिक होते जाएंगे वो ऊपर वाले जो नज़र आने वाला हिस्सा उसका हिस्सा होते जाएंगे, ओके। ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता जाएगा, क्योंकि उसमें से रिकवर करके भी लोग घर जाए जा रहे हैं और डेथ भी हो रही है, ठीक है। तो वो और ये उसको फिल करते जाएंगे। ऊपर वाला जितना बड़ा होता जाएगा तकरीबन उसका 3 गुना नीचे वो है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। ये तमाम बीमारियों के केसेस में ये सही बात है, मतलब ये इसी तरह समझी जाती है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी इससे भी ज़्यादा होंगे अच्छा। होंगे और एक, क्योंकि मैं मरीज़ भी देख रहा हूँ भाई इसके, और हमने कुछ माह पहले तक इसका कोई मरीज़ नहीं देखा था, अब तक हम बहुत सारे देख चुके हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस में और लर्निंग में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है, क्योंकि आपने कहा कि मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ करीबी, पेशेंट्स की क्या भाई हालत लोग है? परेशान हैं, अच्छा। लोग परेशान हैं। और कुछ बीमारी से परेशान हैं, कुछ अपने सोशल और फाइनेंशियल हालात की वजह से परेशान बिल्कुल। हैं,
और फिर बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि देखें प्रिडिक्शन मॉडल्स उनको समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं ये कहाँ जाएगी, ये कब ख़त्म होगी, इसका क्या होगा। अब तो हालत ये होगी, किसी को हल्का सा फ्लू होता है, हल्का सा सर दर्द होता है, तो वो टेस्ट करवाने जा रहा है। जी जी देखिए भाई, अगेन टेस्ट वो कराने जा रहा है जो अफोर्ड कर रहा है, वो मेजॉरिटी की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते टेस्ट, जो गवर्नमेंट के या किसी भी आउटरीच बॉडी के कंट्रोल से बाहर है, जो उनसे दूर हैं, और वो भी परेशान है, और उनकी परेशानी बड़ी है भाई, उनकी बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठी हुई हैं। इसकी वजह से एक जो बड़ा मसला आ रहा है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। यस, लोग इतने एंक्शस हैं, रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं लोग, उनके आपस के ताल्लुकात में उसकी वजह ना से सिर्फ फ़र्क बीमारी पड़ की रहा है, वजह से, मुआशरती मसाइल माशरती की वजह मसाइल से। की वजह से भी। तो जितना अहम ये है, और प्लस देखो भाई बात ये है कि जब हम खौफज़दा होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है कि उनसे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। बिल्कुल। तो हमें देखो ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, ठीक है। आप अक्सर आजकल सुन रहे हैं कि, और वो ख़बरों में आप सुनते हैं कि जी फ़लाने अहम शख्स को हो गया, बिल्कुल। फ़लाने अहम शख्स को हो गया। वायरसेस और बैक्टीरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये तफ़रक़ा नहीं करते, तफरका नहीं करता, ठीक बिल्कुल, है। किसी को भी हो सकता है। इनको एक ह्यूमन होस्ट चाहिए। आप सिर्फ ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, उसको आपके पेशे, पैसे, मकाम किसी चीज़ से गर्ज नहीं, वो आपको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है। बात हम अगर कर रहे हैं, जो पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, माशरती रवैयों का बहुत ज़्यादा फुकदान देखने में आया है। लोग बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि किसी गली के अंदर कोई कोरोना पेशेंट है, तो उस गली में आना जाना तक बंद कर देते हैं, और जिस तरीके से हमारी एक मशीनरी वर्क करती है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है उस इलाके को भी। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा आप? जी, ज़्यादा पड़ा है, और प्लस बात यह है कि हमें इसकी आदत नहीं थी। हमारा कल्चर जो था वो उठने बैठने, पंचायतों, बिल्कुल। गप्पे, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड है, अभी भी बेस्ड है, ठीक है। और इसकी इन चीज़ों की छीनने की हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है मेंटली, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब चाय के होटल होते थे यार, जहाँ 15 रुपए की चाय पीते थे और 1.5 घंटा गप लगाते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग जाते थे घरों से बाहर, दोस्तों के साथ बैठते थे पार्क में, वो नहीं बैठ पा रहे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसी वजह, मसाइल की वजह से। तो इसकी वजह से बिल्कुल जो है वो बहुत बड़ी बीमारी, मदर टेरेसा ने कहा था कि शायद सबसे बड़ी बीमारी जो है वो लोनलीनेस है, तन्हाई है। तो लोग परेशान हो रहे हैं। प्लस देखो, जो शख्स पहले ही एक बीमारी की परेशानी में मुब्तला है, उसको तन्हा होने की भी सज़ा दे दी जाए तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल ऐसे है। जो ये इसको कहते हैं जी सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ये आज से नहीं है, ये जब से इंसान और बीमारियां हैं। आपको पता है कि जब लेप्रेसी या खोड़ का मर्ज आम था यूरोप में, तो वहाँ टाउन्स और सिटीज़ के बाहर लेपर्स बेल होती थी, कि जब कोई कोढ़ का मरीज़ शहर में या गांव में आने लगता था तो उसका फ़र्ज़ होता था वो घंटी बजाता था ताकि सब लोग अंदर चले जाएं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस टाइम पे भी है, तो आजकल ऐसा क्यों नहीं? देखो बात यह है कि आजकल तो जोर ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है। टीवी के ऊपर मैसेजेस हैं, हुकूमत कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ बार बार कह रहे हैं कि घर में रहें, एहतियात करें, लेकिन लोग तो ईद पे होने वाले तमाशे आपके सामने हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दो जी। तुम्हारे लिए एक दड़बे में 10 मुर्गियां पालना आसान होंगी या एक 10,000 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म संभालना? 10 आसान होगी, ऑब्वियसली बात। ठीक है, तो ये आबादी है, ये आबादी है जिसको हम कई सालों से बात कर भी रहे थे, इग्नोर भी कर रहे थे। ये तमाम बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों का मसला है, ठीक है। ठीक है। जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे ये ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मसाइल होंगे। प्लस देखो, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो डिनाइल में चले गए, कोरोना कुछ भी है ही नहीं नहीं, अभी है भी ही लोग नहीं, यही कह रहे हैं। ठीक है। ये देखो, उनको कसूरवार या बुरा नहीं समझे। देखो, हमारा काम एज प्रोफेशनल्स ये है, हम भाई ह्यूमन बॉडी और माइंड के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने हर चीज़ को उसी पैराए में ऑब्जर्व करना होता है। ये उनका मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये साइकोलॉजिकली। देखो, आप मसले के अगेंस्ट आते हो तो आप क्या कहते हो, मैं इसको हेड ऑन मिलूँगा, मैं इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है, मैं इसको ज़रा सा छेड़ के भाग जाऊँगा। आपका दिमाग कोई हल सोचता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये कुछ लोग, नॉट एवरीवन, ओके। कुछ लोगों के दिमाग ने ये हल सोचा कि इसको डिनाइल में ले जाऊँ, कि ये नहीं एग्जिस्ट करता। सच्चाई की 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। रिडिक्यूल्ड, वायलेंटली अपोज्ड, एक्सेप्टेड एज अ फैक्ट। ओके। सबसे पहले आप उसका मजाक उड़ाते हैं,
उसके बाद आप गुस्से से जोर ज़बरदस्ती से कहते कि नहीं यार नहीं हो सकता, ठीक है, और फिर कुछ जब वो सच हो जाती है तो फिर आप उसे कबूल बेबस कर हो लेते जाते हैं। हैं। अभी थोड़ा सा वो वायलेंट जो ऑपोजिशन है उसके दिन चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैव एक्सेप्टेड इट एज अ फैक्ट, और कुछ बाकी कुछ ऐसे आने बात वाले सब दिनों में जी सब कर। डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला, लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे प्लाज्मा डोनेशन के हवाले से? जी प्लाज्मा डोनेशन मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये वाकई में सदका जारिया है। ओके। हम जो है वो नेकियों को ज़्यादातर रिचुअल्स की शक्ल में सेलिब्रेट करते बिल्कुल। हैं, जबकि जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं वो हम चलते फिरते रोज़मर्रा के मामलात में कर सकते हैं। तो ये एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, चलें करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। व्यूवर्स, आज तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।